जादुई मिठाई। एक गांव में राजेश नाम का व्यक्ति रहता था। राजेश के पास एक मिठाई की दुकान थी। वह स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाकर बेचा करता था। राजेश अकेला ही पूरी दुकान चला लेता था। सभी उसकी मिठाई को पसंद करते थे। दुकान अच्छे से चल रही थी। फिर समय के साथ साथ दुकान पर ग्राहक और बढ़ने लगे। तब राजेश ने सोचा, क्यों ना मैं एक व्यक्ति को अपने साथ काम पर रख लूं? वो मेरी मदद कर दिया करेगा तो दुकान चलने में आसानी होगी। यही सोचकर राजेश ने चंदू नाम के एक व्यक्ति को अपने साथ काम पर रख लिया। राजेश ने चंदू से कहा, चंदू, तुम्हें तो पता ही है इस गांव में मेरी मिठाइयाँ कितनी मशहूर है। आज तक मैं इसे अकेले ही चला लिया करता था, लेकिन अब ग्राहक बढ़ने की वजह से मैंने तुम्हें काम पर रखा है ताकि तुम मेरी मदद कर दो। जी, मैं ईमानदारी से आपकी मदद करूंगा। मिठाई बनाने का काम मेरा ही होगा। तुम्हें बस ग्राहकों को मिठाई तौल कर देना होगा। जी, मैं सब संभाल लूंगा। चंदू राजेश के साथ मिलकर काम करने लगता है। कई महीने तक सब सही चलता है, लेकिन फिर चंदू काम चोरी करना शुरू कर देता है। राजेश की बात नहीं मानता है। उसे अब काम करने में मन नहीं लगता, जिसकी वजह से सारा काम राजेश को ही करना पड़ रहा था। राजेश एक दिन चंदू से बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, चंदू, आजकल तेरी आदतें बिगड़ती जा रही है। मैंने तुम्हें दुकान पर काम करने के लिए रखा था और तू तो सिर्फ बैठा ही रहता है। ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अगर ऐसा ज्यादा दिन तक चला तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा। बताइए क्या काम करना है। काम से निकल जाने की बात सुनकर चंदू सारे काम करने लगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वही हाल था। कई ग्राहक उदास होकर चले गए। चंदू, तेरी वजह से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। कोई काम तो करता नहीं है, ऊपर से तुझे हर महीने पूरी तनख्वाह चाहिए। मेरी दुकान से निकल जा। आज से मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही चला लूंगा अपनी दुकान। राजेश ने चंदू को दुकान से निकाल दिया और अब वह पहले की तरह अकेला ही सारी दुकान संभालने लगा। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। हर रोज राजेश दोपहर के समय दुकान बंद करके घर खाना खाने जाया करता था। इसी तरह एक दिन वह दुकान बंद करके खाना खाने घर गया। वापस आकर दुकान खोला तो सारी मिठाइयाँ गायब थीं। अरे, ये क्या हुआ? मेरी सारी मिठाइयाँ कहाँ गायब हो गई? किसने चुरा ली मेरी मिठाइयाँ? किसने चुरा ली मेरी मिठाइयाँ? उस दिन राजेश को बहुत नुकसान हुआ। अगले दिन भी जब राजेश खाना खाने आया तब भी यही हुआ। उसके दुकान की सारी मिठाइयाँ गायब हो गईं। लगातार कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। राजेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। अब वह बहुत परेशान रहने लगा। उसने सोचा कि अब से दुकान छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब राजेश उदास होकर दुकान पर बैठा था, तभी गांव का ही एक व्यक्ति, जिसका नाम चमन लाल था, वह आया। क्या बात है राजेश? आजकल बहुत चोरी हो रही है तुम्हारे दुकान पर। हाँ जी, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आखिर मेरी मिठाइयाँ गायब कहाँ हो रही है? इतना कहकर राजेश रोने लगता है। अरे 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 राजेश, रोना बंद करो। एक काम करो, गांव के प्रसिद्ध हब्बू बाबा के पास जाओ। हो सकता है कहीं वो तुम्हारी कुछ मदद करे। नहीं चमन भैया, मिठाई चोरी के मामले में बाबा जी क्या करेंगे? भाई, तुम एक बार जाकर तो देखो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, कहते हो तो जाता हूँ। उसी शाम राजेश अपनी मुरझाई हुई शक्ल लेकर हप्पू बाबा के पास पहुंचा। बाबा जी, प्रणाम। आओ बेटा, क्या समस्या है? बाबा जी, आपसे क्या छिपा है? आप तो जानते ही हैं कैसे हर रोज मेरी दुकान से मिठाइयों की चोरी हो रही है। अच्छा बेटा, तो तुम्हारे ही दुकान से चोरी हो रही है? जी बाबा, कोई मेरे दुकान से हर रोज मिठाइयाँ चुरा कर ले जाता है। बहुत नुकसान हो गया है धंधे में। बेटा, तुम परेशान मत हो। एक काम करो, ये लो,
एक टोकरी मिठाई। बाबा, मैं इनका क्या करूं? बेटा, यह कोई आम मिठाई से भरी टोकरी नहीं, बल्कि जादुई मिठाई से भरी टोकरी है। तुम इसे लेकर जाओ और अपने दुकान पर रख देना, फिर देखना क्या होगा। जी बाबा जी, मैं ऐसा ही करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा बाबा जी ने कहा, राजेश ने वैसा ही किया। अगले दिन उसने दुकान पर नई मिठाइयाँ नहीं बनाई, सिर्फ बाबा की दी हुई मिठाइयों से भरी टोकरी रख दी और घर चला गया। राजेश जैसे ही घर आया, मिठाई चोर फिर से उसकी दुकान के पास आया। उसने पूरे चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। वो दुकान के अंदर आया और चारों ओर मिठाई खोजने लगा, लेकिन आज उसे सिर्फ एक टोकरी मिठाई ही दिखी। वो उसी टोकरी के पास गया और उसे जैसे ही अपने हाथों में उठाया, टोकरी भारी होते चली गई और उसमें मिठाइयाँ बढ़ने लगी। मिठाई बढ़ती ही जा रही थी। चोर सोच में पड़ गया कि इतने सारे मिठाई वो कैसे लेकर जाएगा। लगातार नई नई मिठाई बनी जा रही थी। वो सभी को संभाल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वो मिठाइयों के बोझ के तले दब गया और बेहोश हो गया। राजेश दुकान पर आया तो देखा कि पूरी दुकान मिठाइयों से भरी हुई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतने मिठाइयों का मैं क्या करूंगा? राजेश अंदर गया। इतनी सारी मिठाई देखकर वो हैरान हो गया। जब राजेश दुकान के अंदर आया तब मिठाइयाँ बढ़नी बंद हो गईं। वो सारी मिठाइयों को किनारे करने लगा। तभी उसके पैरों के पास कुछ सख्त महसूस हुआ। अरे, मेरे पैर के नीचे क्या है? मिठाइयों को हटाते ही राजेश आश्चर्य में पड़ गया। वहाँ एक व्यक्ति बेहोश पड़ा था और उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। राजेश ने उसके मुंह से कपड़ा हटाया। चेहरा देखकर हैरान हो गया। वह चंदू का चेहरा था। चंदू बेहोश था। राजेश ने उसे होश में लाया। चंदू, तूने ये सब किया है? चंदू समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? तुमने मेरे दुकान से चोरी क्यों की? मैंने कुछ नहीं किया है। तब राजेश ने चंदू को बाबा की दी हुई जादुई मिठाई के बारे में बताया। चंदू के पास अपनी गलती मानने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। उसने अपनी गलती मान ली। हाँ, मैंने ही ये सब किया क्योंकि मेरे अंदर बहुत गुस्सा था। आपने मुझे काम से निकाल दिया और आपका दुकान मेरे बिना भी अच्छे से चल रहा था। यह सब देख मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी मैंने सोच लिया था मैं इसका बदला आपसे जरूर लूंगा। अरे, मैं तो दुकान बंद करके जाता था, फिर तू मेरे दुकान के अंदर कैसे चला आता था? मैंने ताला की दूसरी चाबी बनवा रखी थी। उसी की मदद से मैं आपकी दुकान के अंदर चला जाता था। मेरी मिठाइयाँ ले जाकर तू क्या करता था? मैं उन्हें बेच देता था और कुछ मिठाइयाँ खुद खा लिया करता था। आज जब मैंने मिठाई लेने आया तब सिर्फ एक ही टोकरी थी। जैसे ही मैंने टोकरी उठाया, मिठाई बढ़ने लगा। ये सब हप्पू बाबा का कमाल है। शुक्रिया बाबा जी, आपकी वजह से ये आज पकड़ा गया। देख चंदू, इस चीज के लिए तुझे कभी माफ नहीं करूंगा मैं। तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। आज के बाद मेरी आंखों के सामने मत आना, वरना जेल में भेज दूंगा। नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। राजेश ने आसपास के गांव में मिठाइयाँ बंटवा दी और बाबा के पास जाकर उनको धन्यवाद कहा। चंदू अब कभी भी राजेश के दुकान के आसपास नहीं आया। राजेश अकेला ही अच्छे तरीके से अपना दुकान चलाने लगा। जादुई बोतल। एक गांव में किशन लाल और उसकी पोती माला रहते थे। किशन लाल की पत्नी, उसके बेटे और बहू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। अब बुजुर्ग किशन लाल और माला एक दूसरे के सहारे जिंदगी जी रहे थे। किशन लाल एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हुए अपना और अपनी पोती का पेट भरते थे। एक बार मजदूरों द्वारा फैक्ट्री में हड़ताल के कारण मालिक ने फैक्ट्री के गेट पर ताला डाल दिया। किशन लाल की आय का जरिया बंद हो गया और उसके रखे हुए पैसे भी समाप्त हो गए।
उन्होंने नौकरी खोजने की कोशिश की, लेकिन उनकी अधिक उम्र होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली। किशन लाल की पोती इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही थी। उसने एक कोचिंग क्लास में पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी तरह उनके भोजन का इंतजाम होने लगा। कहते हैं इंसान का जब बुरा वक्त आता है तब नई नई विपत्तियां आ जाती हैं। एक दिन उसे कोचिंग क्लास के मालिक ने बुलाया और समझाकर कहने लगे, देखो माला, तुम्हारी उम्र कम है, इसीलिए मेरे विद्यार्थियों के अभिभावक इस बात का ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि अपरिपक्व टीचर आप क्यों रखते हैं। सर, मेरे पढ़ाई में कोई कमी हो तो आप बताइए। मैं जानता हूं तुम अच्छे ढंग से पढ़ाती हो, लेकिन मैं भी अभिभावकों की बात के आगे मजबूर हूं। आज अपना हिसाब ले लो और कल से कहीं दूसरा जॉब ढूंढ लो, ठीक है? माला की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह मजबूर होकर हिसाब लेकर वहां से चल पड़ी। वह घर में खामोश होकर बैठ गई। उसके दादाजी खटिया पर लेटे हुए थे, कुछ नहीं बोले। दादाजी, आप कुछ बोल नहीं रहे, क्या आप भी मुझसे नाराज हो गए? दादाजी ने माला की कोई बात का उत्तर नहीं दिया। उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन वह कुछ बोली नहीं और सीधे किचन में चली गई। यह क्या दादाजी, आपने खाना क्यों नहीं खाया? बोलिए, आज मेरी नौकरी भी चली गई और आप भी नाराज हुए बैठे हैं। ऐसी भी क्या नाराजगी कि आप कुछ जवाब भी नहीं दे रहे हैं? इतना कहते कहते माला दादाजी के खटिया के पास पहुंच गई और उनका कंधा पकड़कर पूछने लगी। उसने देखा दादाजी के शरीर में कोई हलचल नहीं, उनकी आंखें खुली की खुली हैं। वह जोर से चिल्लाई, दादाजी! वह जोर जोर से रोने लगी। आज दादाजी के रूप में अंतिम सहारा भी उसके हाथ से छूट चुका था। उसकी दुनिया वीरान हो गई। कुछ दिनों के बाद माला के मौसा और मौसी उसके घर आए। बिटिया, तुम चिंता मत करो, अपने आप को बेसहारा मत समझो। हम लोग अभी जिंदा हैं। चलो हमारे घर चलो। एक लड़की का इस तरह यहाँ अकेले रहना उचित नहीं होगा। मौसा मौसी माला को लेकर अपने गांव चले गए। वहां जाने के बाद माला को यह बात ज्ञात हुई कि उसके मौसा मौसी ने उसे एक मुफ्त की नौकरानी बना लिया। वह घर का सारा काम करती थी और उसकी मौसी आराम से बैठी हुक्म चलाती रहती। ठीक से झाड़ू लगाओ, देखो दरवाजे के पीछे खाट के नीचे कचरा है, उसे भी साफ कर दो। काम जरा ढंग से किया करो। ठीक है मौसी, मैं कर देती हूँ। माला, अब तुम्हें रोज सारे काम करने पड़ेंगे। कोई तुम्हें मुफ्त की रोटियां क्यों खिलाएगा? सारे काम करने के बाद मेरे हाथ पैर भी दबाने पड़ेंगे। मौसी माला से बहुत काम करवाती थी और उसे खूब परेशान करती थी। माला की मौसी के घर के पास ही गंगा नदी बहती थी। माला कभी कभी गंगा किनारे चली जाती, हाथ जोड़कर दर्शन करके स्नान करती थी और उनका पवित्र जल पीती थी। माला आते जाते रास्ते में एक साधु महात्मा की कुटिया के साधु महाराज को प्रणाम करती और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ जाती। कभी कभी उनके कहने पर वह उनके लिए गंगा जल भी ले आती। एक दिन साधु महाराज ने एक बोतल देते हुए माला से उसमें गंगा जल लाने के लिए कहा। माला हमेशा की तरह बोतल लेकर गंगा मैया की ओर चल पड़ी। उसने गंगा मैया का स्नान ध्यान करके गंगा जल बोतल में लेकर लौटने लगी। साधु महाराज को गंगा जल की बोतल सौंप दी। साधु जी ने आधा गंगा जल अपने पात्र में लिया और आधे गंगा जल से भरी हुई बोतल माला के हाथों में दे दी। माला बिटिया, तुम्हारा हृदय गंगा जल की तरह पवित्र है। मैया की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। यह बोतल और गंगा जल लेकर जाओ। यह बोतल साधारण बोतल नहीं है, मेरे गुरु ने मुझे दी थी और आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यह अपने गुण के कारण तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरी करेगी। दूसरे किसी भी व्यक्ति को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब तुम जो चाहो मांग लो। हे बोतल, साधु महात्मा जी के लिए अच्छे वस्त्र दे दो। इनकी कुटिया को अच्छे घर में बदल दो ताकि इन्हें जाड़ा, गर्मी और बरसात में कोई कष्ट ना हो। माला के इतना कहते ही
साधु जी के सामने सुंदर वस्त्र आ गए। उनकी कुटिया एक सुंदर घर में बदल गई। बिटिया, मैं साधु सन्यासी हूँ। मेरे लिए तो वो कुटिया ही बहुत थी। तुम्हारी परोपकार की भावना ने मुझे अभिभूत कर दिया। जब मांगने की बारी आई तो तब भी अपने लिए कुछ ना मांगकर मेरे बारे में मांग लिया। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम है बिटिया। अब मैं तुम्हारे लिए मांगता हूँ। हे पवित्र बोतल, माला बिटिया के लिए धन, दौलत, सोना, चांदी, हीरा, मोती, सुंदर वस्त्र, श्रृंगार के सारे साधन एक बक्से में भरकर प्रकट कीजिए। इनके लिए एक रथ भी प्रकट कीजिए। साधु महाराज के इतना कहते ही उनके कहे अनुसार सारी धन संपत्ति, धातु, रत्न, वस्त्र और एक सुंदर रथ सामने प्रकट हो गया। जाओ बिटिया, रथ पर सवार होकर जाओ। प्रभु सदैव तुम्हारा कल्याण करे। माला रथ पर सवार होकर चल पड़ी। वह राजकुमारी की तरह लग रही थी। रास्ते में उसे एक राज्य के राजकुमार देवव्रत ने देखा तो देखता ही रह गया। माला को राजकुमार भी बहुत भा गया। रथ आगे चल पड़ा। माला जब अपने मौसी के दरवाजे पर पहुंची तो मौसी रथ और माला को देखकर चौंक गई। हे भगवान, तेरी लीला महान। मैं यह क्या देख रही हूँ? तूने माला को राजकुमारी बना डाला। यह रथ, इतनी धन दौलत कहाँ से आ गई? माला ने अपनी मौसी को सारी बात बताई। तब मौसी सुनकर और चौंक कर पूरी तरह से चकराई। बेटा, तू इस बोतल से और मांग और मांग और मांग। मौसी, इतनी लालच अच्छी बात नहीं। यह धन और रत्नों धातुओं से भरा बक्सा तो मिल गया। इससे ज्यादा की हमें क्या जरूरत है? माला ने उस जादुई बोतल को एक जगह सुरक्षित रख दिया और किसी काम से बाहर चली गई। मौसी की दबी हुई लालच उभर गई। वह जादुई बोतल के पास आई। हे जादुई बोतल, मुझे बहुत सारा सोना, चांदी और गहने चाहिए। हीरे, मोती, माणिक, पन्ना, जवाहरात, खूब सारे रुपए जल्दी दे दो। बोतल में कुछ हलचल नहीं हुई। मौसी ने बोतल उठाया और नीचे पटक कर रख दिया। बोतल में से रोशनी आई और बहुत सारे बिच्छू बाहर आए। चारों तरफ बिच्छू ही बिच्छू फैल गए। मौसी डर कर कूदने लगी। बचाओ, बचाओ, मुझे बिच्छुओं से बचाओ। अरे बाप रे, मांगी दौलत, पाई आफत। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतने में माला आ गई। यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ गई। माला बिटिया, मुझे बचाओ, सारे बिच्छुओं को दूर भगाओ। हे जादुई बोतल, आप इन सारे बिच्छुओं को दूर भगा दो। सारे बिच्छू धीरे धीरे गायब हो गए। मौसी के जान में जान आई। इतने में राजा का एक कर्मचारी लाल कपड़े में ढकी हुई थाल लेकर आया। हमारे राजा ने राजकुमार के लिए आपकी भतीजी माला का हाथ मांगा है। यह शगुन भी भेजा है। आप इसे स्वीकार कीजिए। हाँ हाँ, मुझे स्वीकार है। मौसी ने शगुन का उपहार स्वीकार कर लिया और इसके बाद माला का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। माला राजकुमार के साथ सुखमय जीवन बिताने लगी।